जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू कर दिया था और पिछली क्लास के अंदर हम मेवाड़ की जो उत्पत्ति है, कौन सा उसके अंदर क्षेत्र आता है, भौगोलिक स्थिति, उत्पत्ति, जो राजपूत जो वंश है उसकी उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से विद्वान क्या क्या मत मानते हैं, इन सब की चर्चा करते हुए हम बप्पा रावल तक पहुंच गए थे। और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बप्पा रावल से पढ़ेंगे। तो बिना वक्त को बर्बाद किए चले शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो, मेवाड़ का इतिहास। इसके अंदर गुहिल वंश चल रहा है, हमारा कौन सा वंश चल रहा है, गुहिल वंश चल रहा है। और मैंने बात कर ली थी कल बप्पा रावल तक की। बप्पा रावल का जो टेन्योर रहेगा वो रहता है 734 से 753 ईस्वी। इससे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि नागादित्य नाम का एक व्यक्ति था जिसकी जिसका पुत्र होता है, जिसका नाम होता है बप्पा रावल या कालभोज। जब वो 3 वर्ष की उसकी आयु रहती है तो जो नागादित्य है उसकी किसके साथ में संघर्ष होता है, भीलों के साथ में संघर्ष होता है और नागादित्य की उसमें मृत्यु हो जाती है। अब जो कि भीलों से बप्पा रावल को भी खतरा है, जो नागर ब्राह्मण होते हैं वो बप्पा रावल को ले जाते हैं। तो पहले वो भांडेर नाम की जगह लेके जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद में उन्हें वहां भी वो सेफ महसूस नहीं होता तो वापस से उन्हें नागदा लेकर के आ जाते हैं। नागदा के अंदर गाँव पड़ता है पारासर। पारासर गाँव के अंदर क्या है, वह हरित ऋषि गाय चराने लग जाता है, अपना जीवन यापन करता है। और इससे आगे हम चर्चा करते हैं। तो हरित ऋषि की जब वो गाय चराता है तो अब क्या दोस्तों, यहाँ से कहानियां स्टार्ट हो जाती है। जनश्रुति अलग कहानी बताती है, हम पढ़ते हैं और जो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहानी बताते हैं, तो हम उन कहानियों की भी चर्चा करेंगे। मैं कहानियां वैसे बहुत लंबी है और कहानियों में ज्यादातर कल्पनाएं होती है। हालांकि कल्पनाओं पे हमें नहीं जाना है, हमें जो वास्तविक इतिहास है उसको पढ़ना है। पर फिर भी आपको नॉर्मल थोड़े बहुत एंटरटेन करने के लिए थोड़ी बहुत कहानियां पता होनी चाहिए, जिससे क्या होता है इन क्लास का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कहा जाता है कि जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि गाय चराया करते थे। और जब वो हरित ऋषि गाय चराते हैं तो सुबह लेकर जाते हैं और शाम को गाय वापस लेकर के आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब हरित ऋषि की जब मृत्यु हो रही होती है तो हरित ऋषि बप्पा रावल को बुलाता है और हरित ऋषि खुद के जो विमान है उसको उस पे बैठ करके स्वर्गलोक जा रहा होता है। तो हरित ऋषि बप्पा रावल को बुलाता है कि बप्पा इधर आ जा फटाफट। बप्पा रावल को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है और जो हरित ऋषि है उसका विमान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फिर ऐसी कहानी बताई जाती है कि जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि से मांगता है कि आपने मैंने आपकी सेवा की तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करो। तो हरित ऋषि को लगता है कि बात बिल्कुल सही है, तो तूने मेरी इतनी सेवा की है तो बता तुझे क्या चाहिए। तो बप्पा रावल कहता है कि मुझे पूरा का पूरा चित्तौड़ चाहिए। तो हरित ऋषि कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें राठासन देवी है, उस राठासन देवी की क्या करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। तो फिर जब राठासन देवी की पूजा की जाती है तो राठासन देवी जब प्रकट होती है तो कहती है कि बस मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो जब ये पता चलता है राठासन देवी को भाई इसे तो चित्तौड़ चाहिए, तो राठासन देवी कहती है कि मेरे बस में नहीं है चित्तौड़, तुम महादेव की पूजा करो, महादेव ही तुम्हें चित्तौड़ दिलवाएंगे। ठीक है। तो फिर जब जो हरित ऋषि है उसके द्वारा महादेव को खुश किया जाता है, महादेव से बप्पा रावल को चित्तौड़ का राज्य दिलवाया जाता है। महादेव के कहा जाता है कि तथास्तु, तुम्हें चित्तौड़ का राज्य मिल जाएगा। और बप्पा रावल को हरित ऋषि कह के जाता है कि बस फला फला जगह पर मैंने इतनी मोहरें दबा के रखी हुई है, तो उन मोहरों को निकाल करके एक बड़ी सेना का गठन करना और चित्तौड़ पर चढ़ाई करना, तुझे यकीनन क्या होगा, चित्तौड़ की तुझे विजय प्राप्त होगी। बप्पा रावल ऐसा ही करता है और चित्तौड़ पर क्या है, विजय प्राप्त होता है। तो चित्तौड़ पे उस समय जो राजा रहता है उसका नाम होता है मान मौर्य। चित्तौड़ का उस समय राजा रहता है और मान मौर्य, तो उस मान मौर्य को हरा देता है। और मान मौर्य को हराने के बाद में चित्तौड़ पर क्या है वो अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ का राजा बन जाता है। ये कहानी थी कि असल में ऐसा तो हुआ होगा, पर जो वास्तविकता है वो इतनी सही होगी कि जो बप्पा रावल है वो अपने बचपन काल में हरित ऋषि गाय चला कर खुद को सेफ उन्होंने कर लिया होगा कि जो हरित ऋषि है उनकी जैसे वो बड़े हुए होंगे तो उन्होंने अपनी सेना एकत्रित की होगी, सेना इकट्ठा की होगी और चित्तौड़ पर आक्रमण किया होगा अपनी सेना को लेकर के और चित्तौड़ को जीत लिया होगा। पर जैसा भी है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो किताबों में लिखा हुआ है, हमें वही पढ़ना है, तो हम वही पढ़ते हैं।
चले बप्पा राव 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के मान मौर्य को हरा करके आए, राजा बन जाते हैं। ये चीज नोट डाउन कर लेना कि चित्तौड़ के समय, उस चित्तौड़ पर उस समय शासन किसका था? तो चित्तौड़ के मान मौर्य, मान मौर्य, मान मौर्य को हराकर, चित्तौड़ के मान मौर्य को हरा कर चित्तौड़ क्या बन जाता है? ये राजा बन जाता है। अब हम बप्पा के जो उपनाम है उन उपनामों की चर्चा करते हैं। बप्पा को और क्या क्या कहा जाता है, उसके उपनाम। सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बप्पा कहा जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं? इसको बप्पा कहा जाता है, बप्पक कहा जाता है, बाप कहा जाता है। ये क्या है? हर जो बप्पा रावल है इसके क्या उपनाम है। अब हम बात करेंगे इसकी उपाधियों की। जो बप्पा रावल की जो उपाधियां हैं, हम वो उपाधियों की चर्चा करेंगे। जो बप्पा रावल की उपाधियां हैं, बप्पा रावल को जो मुख्य मुख्य जो उपाधियां से विषभूत किया जाता है वो है एक तो हिंदुआ सूरज, दूसरी जो इसकी उपाधि है वो है चकवे, और तीसरी है राजगुरु। हम तीनों की चर्चा करते हैं कि तीनों क्यों कही जाती है इनको। तो हेडिंग डाल लो इसकी उपाधियां। बप्पा रावल की उपाधियां, सबसे पहले तो हिंदुआ सूरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। ये हिंदुआ सूरज मेवाड़ के ज्यादातर जो मुख्य शासक जो राजा है उनको कहा जाता है। तो बप्पा की जो पर्सनल उपाधि नहीं है हिंदुआ सूरज। एक इसके जो नाम मिलता है वो मिलता है चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो चकवे कहलाता है। तो चकवे। और एक मिलता है राजगुरु। राजगुरु कुंभा की उपाधि भी है, राजगुरु इसकी उपाधि भी है। राजगुरु क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जितने भी जो उस समय राजा जो थे, ठीक है दोस्तों, उस समय जितने भी राजा हुआ करते थे उनके अंदर ये जो व्यक्ति है सब में श्रेष्ठ माना जाता था, इस कारण से राजगुरु कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आगे की। ये तो गई इसकी उपाधियां। अब बात करते हैं आगे की। बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ के जो मान मौर्य उस मान मौर्य को हरा दिया, तो जो गुहिल वंश है उस गुहिल वंश की वास्तविक रूप से इसने स्थापना की। तो इसको गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। वास्तविक संस्थापक गुहिल वंश का क्या कहा जाता है? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने गुहिल वंश की एक निश्चित तौर पे स्थापना कर दी थी, चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया था। इस कारण से गुहिल वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे की चर्चा करते हैं। इसने जैसे ही गुहिल वंश मतलब कि चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो इसने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो नागदा के अंदर इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है सशस्त्र बाहु का मंदिर, और इसी को हास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। ये चीज नोट डाउन कर लेना। इसने क्या क्या कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे इसने नागदा में, और उस मंदिर का क्या नाम था? सशस्त्र बाहु का मंदिर। सशस्त्र बाहु। नागदा के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था सशस्त्र बाहु का मंदिर। एक मंदिर का निर्माण इसने कैलाशपुरी के अंदर करवाया था, इसका नाम है एकलिंगनाथ मंदिर। ये जो एकलिंग है, जो एकलिंगनाथ मंदिर है, इसके बारे में ये कहानी कही जाती है कि जब बप्पा रावल अपनी गायों को चराने जाते थे और गायें चरा करके जब वो वापस आते थे तो एक दो गाय ऐसी हुआ करती थी जिनके जो थन होते हैं उनमें दूध नहीं हुआ करता था। बप्पा रावल को ये माजरा समझ नहीं आया कि गायों को चराने में लेके जाता हूँ और चरा करके वापस भी मैं लाता हूँ, बीच में कहीं जाती आती भी नहीं है, तो दूध कौन धो लेता है, मतलब दूध कौन निकाल लेता है इनका। एक दिन बप्पा ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पीछा करते हैं आज। तो जब बप्पा रावल गायों को वापस लेकर के जब हरित ऋषि के आश्रम में आ रहा था, जो बप्पा रावल है वो ये देखता है कि उसमें दो गायें क्या करती है, उस झुंड से अलग निकल जाती है और क्या होता है एक स्थान पे जाकर के अपना जो दूध है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, बाहर निकालने लग जाती है। पापा वो समझ नहीं आया कि यार यहाँ क्या चीज है ऐसी जो गाय का दूध ऑटोमेटिकली निकल रहा है। जब आप खुदाई कराई जाती है तो वहां पे शिवलिंग निकलता है और कहा जाता है यही शिवलिंग है जिसकी जो निर्माण है बप्पा रावल करवाता है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। तो ये कहानी है बप्पा रावल के बारे में।
पर हमें इम्पोर्टेंट जो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैलाशपुरी के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो वो है बप्पा रावल। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे बनाया हुआ था, कैलाशपुरी पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ आ रही है? चीजें समझ आ रही है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या इसे उतार लो फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बप्पा रावल की राजधानी। चित्तौड़ दुर्ग तो जीत लिया था बप्पा रावल ने, पर चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाता, ये चीज समझने वाली है। बप्पा रावल ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी नागदा को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नागदा को राजधानी किसने बनाई थी, तो उसका आंसर आएगा बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको कि चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद भी इसने राजधानी कौन सी रखी थी, राजधानी इसने जो राजधानी रखी थी उसका नाम है नागदा। ये नागदा वही नागदा है जब मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, नागादित्य नाम का। गुहादित्य की चौथी पीढ़ी के अंदर जो नागादित्य होता है, और उस नागादित्य ने जिस शहर की स्थापना की थी वही नागदा ही है। तो इस नागदा को जो राजधानी बनाता है वो कौन बनाता है, बप्पा रावल। अब एक चीज हम बात करते हैं, एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास ददिवाड़िया। और श्यामल दास ददिवाड़िया क्या कहता है कि जो बप्पा रावल है ना, ये हिंदुस्तान का तेजस्वी और महान शासक है। ये चीज नोट डाउन कर लो, ये हिंदुस्तान में कौन सा शासक है, हिंदुस्तान का तेजस्वी व महान शासक है। नोट डाउन कर लेना कि कवि राजा जो श्यामल दास ददवाड़िया है, ये क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो तेजस्वी और महान शासक है वो कौन है, वो है बप्पा रावल। एक और इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है बीए स्मिथ। वीए स्मिथ है दोस्तों, बी नहीं है, वीए स्मिथ। और वीए स्मिथ क्या कहता है कि जो बप्पा रावल है ना, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बप्पा रावल तो चार्ल्स मार्टिन है। लोगों ने पूछा भाई स्मिथ ये चार्ल्स मार्टिन कौन है, अरे चार्ल्स मार्टिन वही है जो फ्रांस का सेनापति है। बोला अच्छा, तो उसने क्या किया, बोलो उसने जो किया वो तो मैं बताऊंगा, पर जो तुम्हारा ये बप्पा है ये चार्ल्स मार्टिन ही है। क्यों, क्योंकि चार्ल्स मार्टिन ने भी जो मुस्लिम आक्रांता था उनको खदेड़ा था, और जो तुम्हारा बप्पा रावल है इसने मुस्लिम आक्रांता को खदेड़ा है। मैं बात करूंगा कौन से मुस्लिम आक्रांता को उसने खदेड़ा था। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है वीए स्मिथ ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी, चार्ल्स मार्टिन। चार्ल्स मार्टिन, बीए स्मिथ ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी, चार्ल्स मार्टिन ने की। तो चार्ल्स मार्टिन क्या था, फ्रांस का सेनापति था। क्या था ये, फ्रांस का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का जो सेनापति है कौन है, चार्ल्स मार्टिन। और चार्ल्स मार्टिन की तुलना किससे कर दी है, बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल की किसने, बीए स्मिथ ने बप्पा रावल से चार्ल्स मार्टिन की तुलना। ठीक है दोस्तों, अब चार्ल्स मार्टिन से क्यों की, क्योंकि फ्रांस के अंदर मुस्लिम आक्रांता को खदेड़ने वाला जो व्यक्ति था वो चार्ल्स मार्टिन था। और बप्पा रावल ने, जब इसकी उम्र 50 वर्ष हो जाती है तो बप्पा रावल एक अभियान करता है ईरान के अंदर। और इस ईरान का एक राजा होता है जिसका नाम होता है खुरासान। ईरान का जो मुस्लिम शासक होता है खुरासान, इस खुरासान के विरुद्ध बप्पा रावल अभियान करता है और इस खुरासान को हरा देता है। इस और ये मुस्लिम आक्रांता को हराने के कारण से क्या कहा जा रहा है, तो चार्ल्स मार्टिन कह रहा है कौन, बीए स्मिथ। एक और इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लेना इसको। जब बप्पा रावल खुरासान को हराने के लिए ईरान की तरफ जाता है तो वो भारत जैसे क्रॉस करता है तो एक जगह होती है, उस जगह में अपनी सेना का पड़ाव डालता है। सेना क्या डालता है, सेना का पड़ाव डालता है। और जिस जगह पे सेना का पड़ाव डालता है उस जगह को क्या कहा जाता है, रावल दा पिंड।
क्या कहा जाता है उससे ना, उस जगह को रावल दा पिंड। और ये रावल दा पिंड आगे चल के क्या कहलाता है, रावलपिंडी। तो पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, वो किसके नाम पे बसा हुआ है, तो वो बप्पा रावल के नाम पे बसा हुआ है। और क्यों बसा हुआ है कि जब बप्पा रावल खुरासान को हराने के लिए ईरान अभियान करता है, तब वह अपनी सेना का पड़ाव डालता है इस जगह पे उसको रावल दा पिंड कहते हैं। इसी के नाम पर कौन सा शहर बना है, रावलपिंडी। पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, वो इसी के नाम पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उतारिए ये चीजें, फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यही लिख लो, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। पहले इसकी मृत्यु की चर्चा कर लेते हैं हम, कि बप्पा रावल की जो मृत्यु थी, वो मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है नागदा के अंदर। नागदा कोई राजधानी बना रहा है, नागदा में इसकी मृत्यु हो रही है। और इसकी जो छतरी है, वो छतरी कहाँ है, नागदा के अंदर। पूछ लिया था बप्पा रावल की छतरी कहाँ है, तो लिख लेना, छतरी भी कहाँ है इसकी, छतरी भी नागदा के अंदर ही स्थित है। बप्पा रावल के संबंध में जितनी भी आवश्यक बातें थी, जहां से हमें क्वेश्चन बनता है, वो सारी की चर्चा मैंने कर दी है। और दोस्तों एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, नागदा को राजधानी किसने बनाया था, पूछा जा सकता क्या, पूछा जाता है ये, ठीक है ना। श्यामल दत्त ने क्या कहा, बेस पे तुलना किससे की, मार्टिन से। मृत्यु कहाँ होती है, खुरासान को हराता है, क्या कहलाता है, रावलपिंडी की। सारी चीजें जो बप्पा रावल के बारे में इंपॉर्टेंट है। एक और बात है, बप्पा रावल का एक पुत्र था, उसकी भी चर्चा कर लो यहाँ पे, जिसका नाम था खुमाण। बप्पा रावल के पुत्र का क्या नाम था, खुमाण। ये जानकारी हमें कौन देता है, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है खुमाण रासो। और वो जो खुमाण रासो है, उस खुमाण रासो के अंदर बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का जो इतिहास है, उसका वर्णन हमें मिलता है। और उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बप्पा रावल के पुत्र का नाम क्या था, खुमाण था। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल के पुत्र का नाम था, खुमाण था। खुमाण रासो ग्रंथ है। और ये जो खुमाण रासो ग्रंथ है, ये हमें कहां से कहां तक जानकारी देता है, तो ये हमें बप्पा रावल से राज सिंह तक कि जो राजा है उनका वर्णन करता है, ये उनकी हमें जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे, आराम से उतार लो। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ अब। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। और ये तीर कमान की भाषा को समझ में आ रही होगी। अरे एक चीज ये और लिख लेना, कि जो खुमान रासो है, इस खुमान रासो को जो लिखा था, वो दलपत विजय ने लिखा था। दलपत विजय, मैंने इसका राइटर नहीं लिखवाया था खुमान रासो का, तो आप खुमान रासो का जो राइटर है वो दलपत विजय, वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो मैं सरफ कर देता हूँ। और ये जो दलपत विजय ग्रंथ लिख के आता है खुमान रासो, और खुमान रासो के अंदर कहता है कि अरे खुमान ही तो पुत्र है बप्पा रावल का, और मैं उससे इतना प्रभावित हूँ कि मैंने अपने जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ही खुमान रासो रखा है। चलिए, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे की। बप्पा रावल हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे की, बात करते हैं। जो बप्पा रावल है, उसकी जो 8वीं पीढ़ी है, उस 8वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा होता है जिसका नाम होता है भरत भट्ट सेकंड। क्या नाम होता है उसका, भरत भट्ट सेकंड। इसकी शादी होती है महालक्ष्मी के साथ में। किसके साथ में शादी होती है, महालक्ष्मी के साथ में इसकी शादी होती है। और दोनों का बहुत एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम होता है अल्लट। जिसका नाम क्या होता है, अल्लट। इस अल्लट को ही आलू रावल कहा जाता है। इस अल्लट को क्या कहा जाता है सॉरी दोस्तों, सॉरी। इस अल्लट को ही क्या कहा जाता है, आलू रावल कहा जाता है। और इसका जो टेन्योर होता है, वो 951 ईस्वी से 971 ईस्वी के मध्य होता है। अब हम चर्चा करते हैं अल्लट की, यानी आलू रावल की। इसके बारे में मोटी मोटी जो जानकारियां हैं, वो ये है कि इसने सबसे पहले तो
जो राष्ट्रकूट शासक थे, उन राष्ट्रकूट शासकों की मदद से परमारों को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब जो अगली बात है उससे क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो नागदा से अपनी राजधानी को आहड़ जो राजा स्थानांतरित करता है तो उसका नाम होता है अल्लट। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा राजा जिसने नागदा से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी को आहड़ पहुंचा दिया था, तो वो है अल्लट। आहड़ को इसने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था, विकसित किया था व्यापारिक केंद्र के रूप में। और थोड़ा सा उसके अंदर धार्मिक संस्कृति का भी इसने झोंका लगा दिया, समझ लो। वहां पे वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वहां पे क्या करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। एक जानकारी और हमें इसके बारे में मिलती है कि अल्लट ने एक हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे विवाह किया था। और कहते हैं राजस्थान के अंदर ये एकमात्र, ये सबसे प्रथम विवाह है जो अंतर जातीय होता है। ठीक है। भारत के अंदर तो हम पढ़ते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है इंडिका, उनके मध्य होता है जो भारत का है। राजस्थान का ये अल्लट करता है। पहले इसे नोट डाउन करते हैं इसकी जानकारी को। सबसे पहले इसने किसको हराया था? राष्ट्रकूटों की सहायता से। परमारों को हराया। परमारों को राष्ट्रकूटों की सहायता से इसने किसको हरा दिया? परमाणु को हरा दिया। सबसे पहली तो हमें जानकारी मिल गई। दूसरी जो जानकारी मिल गई कि इसने अपनी राजधानी को कहां से स्थानांतरित किया था, तो इसने अपनी राजधानी को नागदा से हस्तांतरित करके कहां ले गया था? ये आहड़ ले गया। नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा सीधा। आहड़ ले गया था, कहां क्या करके? स्थानांतरित। दो राजधानियां हो चुकी है। पहली राजधानी नागदा थी, दूसरी आहड़ है। जैसे जैसे राजधानियां चेंज होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो नागदा से आहड़ कहाँ ले गया? आहड़ ले गया अपनी राजधानी को। और इस आहड़ को क्या करता है? ये व्यापारिक केंद्र के रूप में, कौन से केंद्र के रूप में? व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करता है। आहड़ को क्या किया इसने? व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। और एक और इसके अंदर क्या किया इसने? धार्मिक संस्कृति का भी प्रचार किया और वराह मंदिर का निर्माण किया। आहड़ के अंदर क्या किया इसने? वराह मंदिर का, वराह मंदिर का क्या किया इसने? निर्माण करवा दिया। किसके अंदर? आहड़ के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसने क्या किया था? एक हूण राजकुमारी थी, क्या नाम था उसका? हूण राजकुमारी थी, इसका नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है ये। और यही राजस्थान का सर्वप्रथम अंतर जातीय विवाह माना जाता है। नोट डाउन कर लेना ये। वैसे तो अंतर जातीय विवाह ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अल्लट ने कौन सी राजकुमारी शादी की थी। या तो उसका वंश पूछ लेगा तो वो हूण राजकुमारी थी, या उसका नाम पूछ लेगा तो हरिया देवी थी। ठीक है दोस्तों। अल्लट के बारे में ये जानकारियां थी। इसे उतार लो, नोट डाउन कर लो इसे। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जिससे तो सीधा क्वेश्चन बनता ही है कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था की जिसने शुरुआत की थी वो अल्लट ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी। तो नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था की क्या करता है? शुरुआत करता है ये। और अल्लट के टाइम से क्वेश्चन ही ये बनता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है राजधानी को लेकर के। ठीक है दोस्तों। फिर बाद में ये से क्वेश्चन पूछने पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा तो ये बनेगा, फिर ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि इससे राजधानी को स्थानांतरित किया था। स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। जब कालांतर में शासक आगे बढ़ते हैं तो एक जो शासक है जिसके बारे में हमें और बहुत सारी जानकारी मिलती है तो उसका नाम होता है रण सिंह, या कह लो कर्ण सिंह। अब हम इसकी चर्चा करेंगे।
रण सिंह या कह लो कर्ण सिंह। ये जो रण सिंह या कर्ण सिंह है, इसका जो टाइम है 1158 ईस्वी से 1168 ईस्वी, ये टाइम होता है किसका, रण सिंह या कर्ण सिंह का। इसके टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है और जिससे क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, इसके क्या दो पुत्र होते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र जिसका नाम होता है राहब। ये दोस्तों अच्छे से समझ लेना ये चीजें, ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इससे क्वेश्चन पुट होता है। ये यहीं से डिवाइडेशन होगा, ये चीज समझ लोगे यहीं पे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना घूमते रहोगे कि रावल शाखा क्या है और राणा शाखा क्या है। समझ लेना अच्छे से। इसके एक पुत्र का नाम तो था राहब, और जो इसका दूसरा पुत्र था उसका नाम था छेम सिंह। और छह का ही तद्भव खे होता है, तो छेम सिंह या खेम सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया छेम सिंह, ये हो गया राहब। राहब जो है इसने राणा शाखा की शुरुआत की थी। कौन सी शाखा की शुरुआत की थी, राणा शाखा की, राणा शाखा की। रण सिंह या कर्ण सिंह के समय जो गुहिल वंश है, इनकी दो शाखाओं की उत्पत्ति होती है, दो शाखाएं विकसित होती है। पहली होती है राणा शाखा, और इस राणा शाखा की शुरुआत कौन कर रहा है, राहब कर रहा है। बहुत अच्छे से समझ लेना, राहब क्या कर रहा है, राणा शाखा की शुरुआत कर रहा है। और इस जो राणा शाखा है, इसकी नींव कहां ले जाकर डालता है, तो सिसोदा नाम का एक ग्राम होता है, सिसोदा नाम का एक ग्राम होता है। और सिसोदा नाम के ग्राम में क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़ा पुत्र कौन है, बड़ा पुत्र है छेम सिंह। तो राजा के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो छेम सिंह बनेगा। तो चित्तौड़ की गद्दी पर, जो मेवाड़ गद्दी पर, तो कौन बैठेगा, छेम सिंह या इसके वंशज। और जो जागीर किसको दी जाएगी, छोटे वाले भाई को, राहब को। तो इसको कौन सी जागीर दी गई, सिसोदा ग्राम। तो सिसोदा ग्राम में जाकर के इसने राणा शाखा की स्थापना की, और इसी कारण जितने भी जो राणा कहलाए, राणा होंगे, वो क्या कहलाते हैं, सिसोदिया। क्या कहलाते हैं, सिसोदिया, सिसोदिया, सिसोदिया वंश। असल में सिसोदिया वंश कोई और नहीं है, ये गुहिल वंश की एक शाखा है, पर सिसोदिया वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि सिसोदा ग्राम से निकले हैं, इस कारण सिसोदिया वंश है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई राणा शाखा की। अब बात करते हैं छेम सिंह की, खेम सिंह की। इसने जिस शाखा को विकसित किया उसका नाम था रावल। कौन सी शाखा, रावल शाखा। अच्छे अच्छे समझ लेना, कान के पर्दे खोल के समझ लेना, वरना कंफ्यूजन ऐसी हो जाएगी, इतिहास याद और नहीं होगा। कि जो छेम सिंह है उसने कौन सी शाखा की विकसित की, तो रावल शाखा को उसने विकसित किया। और मेवाड़ की गद्दी पर किसको मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा, रावल। रावल जो शाखा है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। रावल शाखा के अंदर जब हम आगे जाते हैं, तो इसी की जब पीढ़ी में आ जाते हैं, तो एक राजा होता है जिसका नाम होता है जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से, रावल जेत्र सिंह। देखो जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब आप लिखना बंद कर दिया करो, मैं आपको मौका देता हूँ, टाइम देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपकी जो नजरें हैं सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए, कानों में आपकी ईयरफोन है तो पूरा कंसंट्रेट आपका बोर्ड पे होना चाहिए। तो रावल शाखा, क्षेत्र सिंह, रावल शाखा जो चित्तौड़ पर राज कर रही है, और इसी के अंदर आगे चल के एक राजा होता है जिसका नाम था रावल जयत्र सिंह। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, रावल जयत्र सिंह की। रावल जयत्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आई। रण सिंह कर्ण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था छेम सिंह जिसने रावल शाखा की उत्पत्ति की, और जो दूसरा है राहब, उसने सिसोदा जो राणा शाखा की स्थापना की। कौन से ग्राम में जाकर के, सिसोदिया ग्राम में जाकर के क्या किया इसने, सिसोदिया ग्राम में जाकर के रावल शाखा जो गुलवंशी शाखा थी उसकी स्थापना कर दी। वो आगे क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे। एक इसका टेन्योर और लिख लेना। हम इसकी चर्चा हम करेंगे 1213 से 1253 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। तो दोस्तों अब जो क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम रावल जेत्र सिंह के आगे की चर्चा करेंगे। रावल जेत्र सिंह को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया उसका आप रिवीजन करना, और क्लास समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, आराम से देखना, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके
आप हमको बता सकते हो कि हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धमाका सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। सीईटी के एग्जाम को लेकर के डेडिकेट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये जो धमाका सीरीज है और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।